ठीक है, तो पावर एक टॉपिक बचा हुआ है। चलो हम लोग पावर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, हम लोग जो वर्क करते हैं उसके रेट को डिफाइन करते हैं हम लोग एज अ पावर। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग का पावर ज्यादा है इसका मतलब हम लोग वर्क डन करने में कैपेबल है। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी इंजन का पावर, हम लोग कोई गाड़ी जब खरीदते हैं, कोई स्कूटी या बाइक या कार, कोई व्हीकल जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग उसके इंजन के पावर को चेक करते हैं, कितने हॉर्स पावर का इंजन है। तो जितना ज्यादा इंजन का पावर होगा, या फिर हम किसी मोटर को खरीदते हैं मोटर, तो हम लोग उस इंजन के पावर को चेक करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पावर होगा उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा, उतना ज्यादा वर्क करेगा। और एक ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जिस पर्सन के पास ज्यादा पावर है वो उतने एफिशिएंट से वर्क कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं से वर्क और पावर जो है एक दूसरे से इस तरह रिलेटेड है कि रेट ऑफ जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पावर। पावर इज द फोर्स, पावर इज द सॉरी रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, या पावर ऑफ अ फोर्स इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जनरली हम लोग पावर को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो वो बेसिकली क्लास 11th के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज पावर देखते हैं। इस क्लास के लिए तो हम लोग पावर को सिर्फ नॉर्मली डिफाइन करेंगे। तो पावर को जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर, ठीक है, हम लोग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर को हम लोग डिफाइन करेंगे रेट ऑफ वर्क डन। पावर इज डिफाइंड एज rate of वर्क डन। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू W बाई टी। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। एक वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, वाट से किलोवाट, मेगावाट, हायर पावर पावर को भी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, जनरली पावर को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, हायर क्लास में काफी काम आने वाला है। पावर को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो पावर में बी डिफाइंड एज टू टाइप। पावर may be of two types. First one is instantaneous power. Instantaneous power, इसको हम लोग P इंस्टेंटेनियस और सिंपली P लिखते हैं। और एक होता है एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर। तो ये जान के रखो नॉलेज के लिए। ऐसे पावर तुम लोगों से पूछा जाएगा तो तुम लोग इतना ही लिखना कि पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। और इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है 9 क्लास के लेवल का, जो कि इजीली बन जाएगा। ठीक है, हम बता देंगे अभी। तो इंस्टेंटेनियस पावर जब भी बोलेंगे तो इंस्टेंटेनियस टर्म का मतलब सिखाए थे तुम लोग को पहले भी जब मोशन पर आ रहे थे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी स्मॉल टाइम के लिए। तो ऐसे तो हम लोग जैसे अगर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का, अगर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर का, ठीक, तो ऐसे तो हम लोग पावर को कैसे डिफाइन किए? पावर को डिफाइन किए हम लोग रेट ऑफ वर्क डन पर टाइम, है ना, dw बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस टर्म कैसे सिखाए हैं? जब ये डेल्टा टी, मतलब आवाज आ रहा ना सभी को? यस सर। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है ना, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इसीलिए हम लोग उस समय इंस्टेंटेनियस पावर को ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू dw बाई dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म में जैसे सिखाए हैं, dw बाई dt, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। और चूंकि यहाँ पे जो वर्क डन होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F डॉट डी आर
dw को by dt, ठीक है, क्योंकि वर्क डन कैन बी रिटन एज f डॉट dr, तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, कैसे, p इक्वल टू f, अब देखो dr by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ये भी तुम लोग पढ़ाए थे पहले, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस वेलोसिटी, सो dr by dt इज द वेलोसिटी, तो f डॉट v, तो पावर कैन बी रिटन एज, इसको भी याद रखना, f dot v, it is the dot product of two vector, force and velocity, so instantaneous power can be written as p equal to f v cos theta, this is also power, ये भी पावर ही है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, बट थोड़ा हाई लेवल पे है, 11th क्लास पे इसको लिखना ज्यादा सही है, ठीक है, तो बता दिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसीलिए। और एक होता है एवरेज पावर, तो एवरेज पावर कुछ नहीं है, एवरेज पावर नॉर्मली जो सिखाए हैं टोटल पावर बाय टोटल टाइम, एवरेज पावर कुछ नहीं, नॉर्मल सा हम लोग जो पढ़ते हैं अभी, तो जब बात करेंगे एवरेज पावर का, तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, पावर एवरेज, एवरेज पावर ये हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एवरेज पावर, बस यही है पावर, दो ठो, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से सर। सर न्यूमेरिकल बनाने समय p इक्वल्स टू v बाई टी यूज करेंगे या फिर p इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा यूज करेंगे? नहीं, न्यूमेरिकल के टाइम में, अभी के टाइम में जो तुम्हारे 9th क्लास में न्यूमेरिकल आएगा उसमें w बाई टी यूज करना, नॉर्मली इंस्टेंटेनियस पावर का क्वेश्चंस बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलता है तो फिर f डॉट v यूज करना है, लेकिन इंस्टेंटेनियस इस क्लास में नहीं पढ़ते हम लोग, क्लास 9th पे डिफरेंशियल फॉर्म में, तो जो भी क्वेश्चन आएगा एवरेज पावर का ही होगा, w बाई टी करना है बस, एक्चुअली वही चीज है, वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम लिखो और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दो तो वेलोसिटी ही मिलेगा, तो w बाई टी का मतलब एफ बी ही होता है, w बाई टी इज आल्सो रिटन एज f डॉट v, दोनों एक ही बात है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो डेफिनेटली वेलोसिटी ही मिलेगा, तो इसलिए उसका f डॉट v ऐसे लिखा गया है, ठीक है। रुको हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को एक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशन में आएंगे, इसको लिख लो जल्दी से, एक क्वेश्चंस में कराने के बाद फिर हम लोग ग्रेविटेशन पे आएंगे। तो चलो हम लोग ग्रेविटेशन पाएंगे क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, इसे बोला जा रहा है बॉल ऑफ मास 1 kg a ball of mass 1 kg is dropped from a tower, ठीक है, टावर से ड्रॉप किया गया, is dropped from a tower, find power, तुम लोग सॉल्व करना है इसको, फाइंड पावर ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसमें g का जो वैल्यू है 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बोलना।
कितना होगा बोलो? आ गया आंसर? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया है, ठीक है। हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर लगा सकते हैं, बहुत ही छोटे इंटरवल टाइम टू वेलोसिटी पूछा गया, सॉरी पावर पूछा गया टाइम t को 2 सेकंड पे। क्या बोलो, किसी का बना है? 1 सेकंड सर बस। बनाओ बनाओ। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो फिर एफ डॉट वी करना पड़ेगा। अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है तो उससे बना लो, डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल के बनाना है तब भी हो सकता है, दोनों सेम आंसर ही आएगा। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो पावर के हम लोग को वर्क डन चाहिए। 100। नहीं, 100 इज रॉन्ग आंसर, 100 गलत आंसर है। 200 होना चाहिए, 200 वाट। आया है किसी का 200? सर आ गया। आ गया? कहाँ गलती हुआ था? सर हम उसको बाय 2 करने लगे थे, पता नहीं क्यों। ठीक है, एफ डॉट बी से सॉल्व कर लेना। एफ डॉट बी इंस्टेंटेनियस पावर है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसका पावर एफ डॉट बी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, जैसे पावर सिर्फ निकालना है तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है हम लोग को। तो वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी या u प्लस जी टी। तो u तो जीरो है, बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं, जब टावर से नीचे ड्रॉप करा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो लेंगे हम लोग, ऊपर से ड्रॉप करा रहे हैं तो उस समय वेलोसिटी हो जाएगा gt के बराबर। तो g मतलब 10 और टाइम है 2, टाइम कितना दिया है 2, तो यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का आ गया, ठीक है। पावर होता है एफ डॉट वी, तो एफ डॉट वी, एफ का मतलब एम जी, तो मास 1 kg का, g का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू कितना 20, और cos 0 0 क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है mg और इसका वेलोसिटी भी बॉल नीचे ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 का 1 होता है। तो वेलोसिटी यहाँ 20 था, तो बस सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से 200 वाट आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं सॉल्व करना है, अगर वर्क डन बाई टाइम करना है तब भी हो जाएगा, अगर पावर का ऐसे लिखना है वर्क डन बाई टाइम तब भी हो जाएगा, क्योंकि हमको वर्क डन का मतलब क्या हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम कर देंगे तो भी हम लोग को पावर ही मिलेगा, तो फोर्स वही 10 है, 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 mg फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट नहीं पता लेकिन वेलोसिटी तो पता है हम लोग, v s बाई टी, तो s बाई टी वेलोसिटी होता है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ 20 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग को 200 वाट ही तो मिल जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा जैसे ही बनाओ, ठीक है। बस वेलोसिटी चाहिए हम लोग को या डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू 2s लगा दो तो डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, अगर बाई टाइम कर देना तो फिर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जैसे भी सॉल्व करना है हम लोग हर तरीके से कर सकते हैं। तो बस यही पावर है, इसका कुछ हाई हाई हाउ क्या बोलते हैं उसको, सॉरी हायर यूनिट यूज होगा, जैसे किलोवाट। किलोवाट अगर यूज होगा तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट का जो वैल्यू होता है वो 10⁻³ हो जाएगा ना, 10⁻³ वाट। तो ये सब कुछ कुछ यूनिट जो होता है वो यूज होता है हायर यूनिट्स, जैसे 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट, या फिर 1 मेगावाट, इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻6 वाट, या फिर एक यूज हो सकता है 1 हॉर्स पावर, ये पहले यूज होता था हॉर्स पावर, अभी भी गाड़ी का इंजन वगैरह इसी में बोला जाता है। तो इसका वैल्यू होता है 745.7 वाट अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं, किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है काम आ जाए, तो 746 वाट लेते हैं हम लोग एक हॉर्स पावर का वैल्यू, तो इसको भी याद रखना बस। और छोटा मोटा न्यूमेरिकल रहेगा वो सब आराम से बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि रॉकेट फ्यूल का कुछ रहता है प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट होगा तो पूछना।
ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। पावर हम लोग का खत्म हो गया ये चैप्टर, और बहुत इजी चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर। सारा कुछ पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ लेना और न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना। स्कूल के एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल बेसिक रहता है उसमें। ठीक है, तो उसके लिए एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, नया यूनिट। फ्लूइड हटा दिया सिलेबस से? यस सर। अच्छा, कुछ भी नहीं उसमें, मतलब प्रेशर, थ्रस्ट, ये सब कुछ नहीं है अब? थ्रस्ट, प्रेशर, फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा ही हटा दिया है। ओह अच्छा, तब तो बहुत छोटा हो गया। ग्रेविटेशन तो बहुत ही कम पढ़ना है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। 2 क्लास या 3 क्लास में पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले ग्रेविटेशन स्टार्ट करने के पहले एक बात यहाँ पे हम लोग ये चीज को समझना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स का जो नेचर होता है, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स का नेचर जो होता है, मतलब फोर्स का नेचर दोनों तरीके का हो सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स के नेचर का भी फोर्स हो सकता है। लेकिन हम लोग नेचर में जितना भी फोर्स पाया जाता है, तुम लोग पहले ही बताए थे, उसको फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स का जो कैटेगरी होता है ना, वो बेसिकली जो फंडामेंटल फोर्स का कैटेगरी होता है, टाइप्स होता है, वो 4 तरीके का ही होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, विच इज एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। फिर से बता रहे, एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है वीक फोर्स। मतलब न्यूक्लियर में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक वीक फोर्स। तो इनमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एकमात्र ऐसा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आता है उसके अंतर्गत, जो कि रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज को होल्ड करने के काम आता है। इसके अलावा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक हम लोग बोल सकते हैं, या ड्रॉबैक नहीं भी बोल सकते हैं, मतलब इसका नेचर बोल सकते हैं। इसका नेचर ये है कि बहुत ही लॉन्ग रेंज का फोर्स है। मतलब एक तो ये काफी वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट इन द यूनिवर्स, बहुत ही वीक फोर्स है। हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स आसपास देख रहे हैं सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हर एक नेचर में पाया जाने वाला छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट, इवन इलेक्ट्रॉन, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो विदाउट मास कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कभी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जो ऑब्जेक्ट नेचर पे मिलता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो उतने छोटे से मास पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब छोटे से छोटे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है कि दोनों बॉडी अट्रैक्ट हो गया, ऐसा दिखता नहीं है। थोड़ा सा हायर बॉडी पे जाएंगे, हेवियर बॉडी पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बढ़िया से फील कर पाएंगे, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज पे, मून के बीच में, अर्थ के बीच में, या फिर किसी प्लैनेट्स के बीच में। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही वीक फोर्स है, और इसके अलावा बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वीक फोर्स है ये। तो क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है? पहली बात तो जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे कि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मून को, मून भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, लेकिन दोनों फॉल क्यों नहीं कर रहा है एप्पल की तरह। ठीक है, ये सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकता। दूसरा बात कि एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, उस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते जो न्यूटन ने दिया था। इसके अलावा हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर लॉ और सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत सारे टर्म में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी से लेके क्लास 11 तक, क्योंकि इसमें हम लोग को एक फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स के साथ साथ सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट, सैटेलाइट्स जो है, और ऑर्बिटल मोशंस जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो सब चीज के बारे में हम लोग को आइडिया होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? देखो, आइजैक न्यूटन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने
एक लॉ दिया, ठीक है, उनके अनुसार उन्होंने एक लॉ दिया, जिस तरह का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ऐसा लॉ दिए हैं वो। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग भी एक उन्होंने लॉ दिया, उसी लॉ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का दिया हुआ है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि नेचर में पाए जाने वाला दो बॉडी अगर है, सपोज ये एक बॉडी है और एक छोटा सा बॉडी ये एक है, एक्चुअली एक पॉइंट मास होता है, ठीक है, हम लोग इसको अभी तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट मास होता है, इतना याद रखना, छोटा सा बॉडी लेके काम करते हैं। तो दो बॉडी अगर है, सपोज हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी का मास को हम लोग ma ले लेते हैं, ma, m सफिक्स में a, ma, ठीक है, और एक बॉडी के मास को हम लोग ले लेते हैं mb, ठीक। तो ये इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, कौन, ma, mb पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो mb भी ma पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, मतलब दोनों बिल्कुल सेम होगा, सिमिलर, सेम मैग्नीट्यूड होगा, नॉट सिमिलर, सेम मैग्नीट्यूड होगा, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर ma mb पे जितना फोर्स लगाता है, mb भी ma पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है, और इसके बीच में कुछ दूरी रहेगा, जिसको हम लोग दो ब्लॉक के सेंटर से लेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग सपोज r मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उनके अनुसार क्या कहा गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग masses ma and mb is always directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them, just like a Coulomb's law. Coulomb's law की तरह ही एक लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या बोला जा रहा है इस पे, स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल, इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो जल्दी से, द ग्रेविटेशनल, फर्स्ट लिख लो, द ग्रेविटेशनल, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन को हम शॉर्ट में लिख दिए, बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिटवीन टू पार्टिकल्स इज, between two particles is directly proportional to, is directly proportional to, proportional to product of their masses, their masses and inversely proportional to square of the distance, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली पूरा लिख लेना, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between them, square of the distance between them, ठीक है, मतलब उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बात इसमें ऐड करना जरूर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, ये बात जरूर ऐड करना, इस पे नोट करके, इसको नोट करके इस पॉइंट को ऐड करना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स is along line joining two particle, is along
line joining the two particle. दो पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग क्या होगा, क्योंकि दो पार्टिकल है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग ही होगा, मतलब यही डायरेक्शन होगा, ये नहीं कि इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है डेफिनेशन वगैरह, बोलो। सर ये y क्या है, ये m में और mb के नीचे जो है, ये y नहीं r लिखे हैं, डिस्टेंस लिखे हैं, r दोनों के बीच का दूरी r r, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी है, आगे समझ में ना, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको लिखो जल्दी से, मैथमेटिकली, हाँ ठीक। तो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, देखो क्या बोला गया स्टेटमेंट में, ये बोला गया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास, यानी कि एम ए इंटू एम बी, और क्या बोला गया, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, तो यही फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, F इक्वल टू जी एम ए एम बी की जगह M1 M2 भी लिख सकते हो जैसे तुम्हारा मन हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एम एम ही लिखो, तो यही हो जाएगा फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक जी का जो टर्म लिखे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज यूनिवर्सल, कैपिटल जी है ये, स्मॉल जी नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर या m by r स्क्वायर, m1 m2 भी लिख सकते हो। और ये जी जो होता है ये कांस्टेंट होता है हमेशा, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल बोलने का मतलब ये है कि ये किसी भी मीडियम में डिपेंडेंट नहीं है, ये पानी में, हवा, कोई दूसरा मीडियम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसलिए जी जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब कभी इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, यूनिवर्स के कहीं कहीं पे भी इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। और नोट करके एक पॉइंट ये भी लिख के रखो, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, एक्चुअली इसका मतलब होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोग बोलते हैं, मतलब इसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ पे भी बेस्ट है, जिस तरह कूलम फोर्स होता है, कूलम फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उसी तरह, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को है कुछ? सर किसी भी फॉर्मूले के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने का क्या प्रोसेस होता है? किसी भी फॉर्मूला का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूला का बात करें तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के हिसाब हेल्प से इसके वैल्यू को, जी के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, वो 1798 में एक एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका नाम दिए थे कैवेंडिश बैलेंस। उस कैवेंडिश बैलेंस के हेल्प से उन्होंने इस जी के वैल्यू को फाइंड आउट किया। कैवेंडिश बैलेंस के मतलब एक्सपेरिमेंटल टर्म था, एक्सपेरिमेंट था, एक सेटअप था, उसके मदद से उन्होंने जी के वैल्यू को कैलकुलेट किया। एक बार जब जी के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो पूरे यूनिवर्स में वो जी का वैल्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला गया है। तो निकालने का तरीका तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जैसे हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, फोर्स पता है अगर, और हम लोग को अगर दो बॉडी का मास पता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उस जी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल टर्म होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से हम लोग जी के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायमेंशन कांस्टेंट से भी निकाल सकते हैं हम लोग।
तो जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो उसको जब लोग मतलब निकाला गया, उसका वैल्यू आया एग्जैक्टली बता रहे कितना आया। इसका वैल्यू तुम पुट करना किसी भी क्वेश्चन में 6.673, 6.67 भी ले सकते हो, इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग जी को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर एम ए बाई एम बी। पर किसी कांस्टेंट का यूनिट कैसे हो सकता है? देखो ये कोई कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल यूनिट होता है कांस्टेंट का, क्यों नहीं होगा। किसी रेशियो का यूनिट नहीं होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट उसका भी यूनिट होता है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट का नहीं भी होता है, बहुत सारे कांस्टेंट का होता भी है, लेकिन जो रेशियो होता है उसका यूनिट नहीं होता है। तो इन सब कांस्टेंट का होता है, जैसे कैपिटल जी का होता है, कैपिटल के का होता है, इसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई जो मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट है, इसका भी यूनिट होता है। तो इन सब का यूनिट होता है, तो इसका यूनिट भी याद रखना, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है जी का यूनिट। तो इसको फर्स्ट एक्यूरेट मेजरमेंट किए थे कौन, एक साइंटिस्ट का नाम था, एक्सपेरिमेंट से किए थे, एक्सपेरिमेंट से मेजर किए थे, उनका नाम था कैवेंडिश नाम था उनका, कैवेंडिश ही प्रोनाउंस किया था इसको, कैवेंडिश। ठीक है, DISH CAVNDISH, कैवेंडिश। उन्होंने एक्सपेरिमेंट की मदद से जी के वैल्यू को फाइंड आउट किए थे। ठीक है, कैवेंडिश ने, इनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, एक्सपेरिमेंट से के फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हुए हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू km है, तो उसका डायरेक्टली k का वैल्यू 1 क्यों डाल देते हैं? देखो हाँ, के में के वैल्यू 1 डाल देते हैं, वो सब जो होता है ना उसको हम लोग यूनिटी कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रोपोर्शनैलिटी जो उस कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसको बस यूनिटी बनाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कुछ तो यूनिट मल्टीप्लाई करना पड़े इक्वल टू करने के लिए। तो इसीलिए इक्वल टू करने के लिए वो सब मल्टीप्लाई किया गया, यूनिटी मल्टीप्लाई किया गया। यूनिटी मतलब कुछ नहीं, डायमेंशनलेस, ना तो उसका भी यूनिट है, ना ही कोई मैग्नीट्यूड है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई वैल्यू है, तो उसको हम लोग यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी करने का फायदा क्या है कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है, फोर्स डिपेंडेंट है मास पे, फोर्स डिपेंडेंट एक्सीलरेशन पे, तो फोर्स दोनों पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे ना, ये तो गलत तरीका हो जाएगा, हम लोग को मैथमेटिकल LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करते, के हम लोग अपने से ऐड कर दिए और इस के को 1 बोल दिए, कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 तुम लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, इसलिए F इक्वल टू ma हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, इससे ये वाला चीज हट गया, तो इसको हम लोग यूनिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये अनवांटेड चीज है, मतलब इसका ना कुछ खुद का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर की तरह समझ लो कि मतलब एक यूनिटी बस, मतलब इसका कोई कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देना है या 1 से प्रोपोर्शनल दिखा देना है। ठीक है, तो वो सब कांस्टेंट अलग है, मतलब वो यूनिटी कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट जो है वो ये जी जो है ये डेफिनेटली डिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसमें यूनिट है, इसका वैल्यू है। तुम इस चीज को रिमूव कर दोगे तो पूरा ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है पूरा गलत हो जाएगा, इसको तुम रिमूव कभी नहीं कर सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक नेचर का फोर्स बनता है, क्योंकि तुम सोचो किसी चीज को अगर तुम 10⁻⁻11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना छोटा सा वैल्यू आएगा। 1 kg का फोर्स लेंगे, 1 मीटर डिस्टेंस रखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, जो काफी छोटा फोर्स है। तो इसी वजह से इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हेनरी कैवेंडिश थे उन्होंने 19 बराबर बोल दे रहे 1750 के आसपास, या उसके एग्जैक्ट हमको डेट नहीं याद है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फिजिसिस्ट थे वो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैवेंडिश बैलेंस के हेल्प से, और उससे कैपिटल जी का जो वैल्यू उसको मेजर किए थे। उसमें उन्होंने ये देखा था कि एयर जो होता है, एयर को लेके सेंसिटिव टेंशन वगैरह बैलेंस लिए थे उसमें, और उस बैलेंस से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मेजर किए थे। मतलब वो तरीका हम लोगों को नहीं जानना है अभी, बस इतना याद रखना कि एक्सपेरिमेंटल से ये इसका वैल्यू वेरीफाई हुआ था। ठीक है, तो ये सब बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये कि याद रखना कि ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। ठीक है, पहला नोट करके हम लिख देते सारा पॉइंट।
तो पहले ये भी याद रखना तुम कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू जी MA/MB/r²। तो यदि हम लोग सबको यूनिटी रख दे, सबको मतलब MA को और MB को अगर हम लोग 1 kg रख दे या फिर 1 यूनिट रख दे, ठीक है, और अगर हम लोग R को भी 1 यूनिट रख दे, तो यहाँ से जो हमारा फोर्स है ना वो कैपिटल G के बराबर आएगा, उतना न्यूटन के बराबर आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। तो तुम यहाँ से G को डिफाइन कर पाओगे कि G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी हैविंग यूनिट मास एंड यूनिट हैविंग यूनिट सेपरेशन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम दूसरा पॉइंट तो ये नोट 1 इसको समझ लो। नोट 2 में हम लोग SI यूनिट तो पहले निकाल चुके हैं। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इंडिया में कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 है तो वर्ल्ड के कहीं पे भी जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 ही रहेगा। इवन जुपिटर में उतना रहेगा, किसी प्लैनेट पे सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। स्मॉल जी चेंज होता है, कैपिटल जी नहीं होता है। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है उसको याद रखना, क्या बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि ग्रेविटेशनल लॉ को हम लोग हर बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्स के हर बॉडी पे, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। और इसका जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। तो क्या बोले हम लोग यहाँ पे कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम लोग ULG लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, अप्लाइज टू ऑल बॉडी, अप्लाइज टू ऑल बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के हर एक बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। बहुत ही सिंपल यूनिट है ये भी, और बहुत मजेदार भी है थोड़ा। इसका न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत होगा, तो कैलकुलेशन अच्छे से करना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। इसे यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। और इसमें जो होता है ना, द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच का जो फोर्स होगा, मतलब पेयर में फोर्स लगेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, इज इंडिपेंडेंट of the presence अदर बॉडी, मतलब दूसरे बॉडी का जो प्रेजेंस है अदर बॉडीज का, उस पे जो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। मतलब दो बॉडी है मान लो ऐसा, तो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। थर्ड बॉडी यहाँ पे देंगे तो उससे मतलब नहीं इसको कुछ, ये आपस में लग सकता है लेकिन इसके फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी तरह। अच्छा, तीसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सुनो। तीसरा पॉइंट ये तो हम पहले ही बताएं कि FA जितना फोर्स लगाएगा FB भी उतना ही फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसे समझ लो कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है न्यूटन के थर्ड लॉ से, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर A ब्लॉक B पे उतना फोर्स लगा रहा है तो B ब्लॉक A पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। थर्ड नोट था। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये, इट इज इंडिपेंडेंट, इज फ्रॉम द मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, ये थोड़ा सा
जो हेवनली बॉडीज होता है उसके लिए ज्यादा इसका इम्पैक्ट पता चलता है, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अच्छा, तुम लोग बचपन में ये भी पढ़े हो, बचपन में 9 में तो भी पढ़ रहे हो ना, 7-8 क्लास में पढ़े हो शायद। क्या पढ़े हो, बहुत सारा फेनोमेना होता है, सुने हो शायद, जैसे कि टाइड्स जो होता है ना, अकरेंस ऑफ टाइड्स, वो सब क्यों होता है? वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारा फेनोमेना को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मून और अदर हेवनली बॉडी जो होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, द लॉ ऑफ, ये सब कुछ नोटेबल पॉइंट्स था। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प us to understand many phenomena। ठीक से लिख लेना, टू मेनी फेनोमेना, जैसे क्या होता है, सच एज हाँ, सच एज वैसे बोल सकते हैं हम लोग, सच एज द अकरेंस ऑफ टाइड्स, है ना, अकरेंस ऑफ टाइड्स जो बनता है समुद्र में, सी में जो टाइड्स बनता है, क्वेश्चन में अकरेंस ऑफ टाइड्स वेव्स, ठीक है। इसके अलावा और भी बोला जाए तो हाँ, इस तरह का फिनोमेना होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of moon, ठीक है, मून हो गया, and the way the heavenly bodies move and the way बोलो, डाउट है कुछ, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ बोलो, हाँ ना, कुछ बोलो, बोलो, यस आ रहा है, ठीक है। हेवनली बॉडी लिखा हुआ है, ये पढ़ नहीं पाओगे तो अच्छा लिख लो अच्छे से, हेवनली बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, हेवनली बॉडीज मूव। अच्छा, अगर हम लोग अर्थ को एक होमोजेनियस स्फीयर कंसीडर करें, ठीक, ऐसे तो अर्थ पूरी तरह से तुम लोग भी जानते हो स्फीयर होता नहीं है, पूरी तरह से स्फीयर नहीं होता अर्थ, उस पे इक्वेटर और पोल पे काफी डिफरेंस होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे उसको, है ना। हम लोग स्फीयर दिखता है बट नॉट अ स्फीयर। तो बट अगर स्फीयर होता ही है होमोजेनियस, मतलब अगर ये अच्छे से पूरी तरह से स्फीयर होता जिसका मास m होता, और इस पर अगर कोई फोर्स मतलब कोई अगर बॉडी, दूसरा बॉडी, स्मॉल बॉडी m सिचुएटेड होता उसके डिस्टेंस पे r पे, तो हम लोग उस फोर्स को लिखेंगे F इक्वल टू Gmm/r², ठीक है, जहाँ पे r का वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी बड़ा है। अगर मतलब क्या बोल रहे, सुनो, फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, G m मास ऑफ द अर्थ है और स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी है, और r² क्या डिस्टेंस है, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, ये जो r है ना, इसका वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत ज्यादा होना चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ से। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग इसका जो भी अर्थ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही लिखेंगे। जैसे सुनो, हम इसको बता रहे हैं यहाँ पे इसको अच्छे से, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा कुछ 6400 किलोमीटर होता है इसका रेडियस, सपोज इसका रेडियस हो गया, और बॉडी अभी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, तो इस ये r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या हम लोग को दिख रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज मच मच ग्रेटर देन दिस r। तो इस समय अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे ना, तो ये फोर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, F इक्वल टू G mm/r², क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ काफी ज्यादा है इस अर्थ से, तो दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो गया। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन अगर हो जाए जिसपे अर्थ यहाँ पे है, सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ हो गया, और बॉडी यहाँ पे है काफी दूर में,
तो रेडियस ऑफ द अर्थ ये वाला हो गया RE, ठीक है, और ये हो गया स्मॉल r। तो इस समय हम लोग ये देख रहे हैं कि जो स्मॉल r है वो बहुत ज्यादा है RE से, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली G/m/m स्मॉल r स्क्वायर, है ना। तो अर्थ पे अगर कोई चीज सिचुएटेड है, कोई बॉडी, तो उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग अर्थ के रेडियस के बराबर ही लेंगे, और अगर अर्थ से के रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग उस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स था। दूसरा एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। कितना पॉइंट हो जाएगा ये, 7th नंबर पॉइंट। तो 7th पॉइंट याद रखना, सेवेंथ पॉइंट क्या हो जाएगा, 7th पॉइंट हो जाएगा, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज, सर ये पॉइंट आप लिखवा चुके हैं। अच्छा लिखवा चुके हैं क्या, ठीक है, तब तो हो गया, और पॉइंट नहीं है। 4th में लिखवा चुके हैं, हाँ हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, तो ये तो लिखवा ही चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस ये सब चीज कर लिए, ठीक है। इसके हम लोग बात करते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से, मतलब देखो, किसी भी चीज को अगर हम लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अबव द अर्थ फेंके या फिर अर्थ की तरफ ड्रॉप कराए, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो फॉल करेगा, मतलब ऊपर फेंकेंगे तब भी घूम के आके फॉल करेगा, और ड्रॉप करेंगे तब तो नीचे आएगा ही अर्थ के सरफेस के पास, टावर से ड्रॉप करेंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी की वजह से अर्थ अपने तरफ हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। क्योंकि अर्थ का क्या होता है, जैसे कि एप्पल फॉल हुआ था अर्थ पे, न्यूटन ने जो देखा, एप्पल फॉल किया अर्थ के सरफेस पे, लेकिन अर्थ नहीं एप्पल के पास गया, बट दोनों में इक्वल फोर्स लगा। इसीलिए क्योंकि अर्थ का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत हेवियर था एज कम्पेयर टू एप्पल, तो इसलिए एप्पल मूव किया, अर्थ नहीं मूव किया, बट दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स सेम लग रहा है। जितना एप्पल अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ एप्पल पे उतना ही लगा रहा है, ठीक है। बट एप्पल यहाँ मूव नहीं कर, अर्थ यहाँ मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ का मास काफी ज्यादा है, इसीलिए। तो बात यह है कि अर्थ अपने तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचता है, पुल करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। और जिस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करता है अर्थ के सरफेस की तरफ, उस एक्सीलरेशन को बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन। जैसे मान लो कि यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें किसी हाइट से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा कांस्टेंट रेट से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। तो इसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी बॉल को अगर सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ये फॉल करेगा अर्थ के पास इसी एक्सीलरेशन से, और इसका वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका हम लोग जी बोलते हैं। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सीलरेशन पूरा लिख लेना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस पे हम लोग जी का वैल्यू डिस्कस किए, कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, का वैल्यू कितना होता है वो डिस्कस किए, उसका ऐसा यूनिट डिस्कस किए, और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हम लोग बोलेंगे, सुनो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि when an object is dropped from some height,
ठीक है, some height, its velocity increases at constant rate due to, ठीक है, when an object is dropped from a some height, its velocity increases at constant rate due to the gravitational force. Due to the gravitational force. ठीक है, due to the gravitational force of the earth. अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऑफ द अर्थ, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स सॉरी, वर्ड का स्पेलिंग गलत लिख दिया, WRDS, इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज एक्सीलरेटेड, है ना, एक्सीलरेटेड है ये, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी का चेंज होता रहेगा तो एक्सीलरेशन उसी को बोलते हैं। तो नेट फोर्स लग रहा है अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, तो डेफिनेटली बॉडी में नेट एक्सीलरेशन भी रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल g, स्मॉल g से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक, इसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकेंगे ऊपर तो भी इसमें g लगेगा, स्मॉल g लगेगा, नीचे फेंकेंगे तो भी स्मॉल g लगेगा। मोशन चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस किए थे फ्री फॉल के टाइम में। तो हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ द अर्थ पे क्या रिलेशन है। तो चलो उसके हम लोग डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो हम लोग स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि डिराइव कीजिए द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है। देखो सपोज मान लो ये कोई मास है ना, और अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अगर हम लोग किसी 2 किलोमीटर हाइट लेते हैं, 3 किलोमीटर लेते हैं, 10 किलोमीटर लेते हैं, 100 किलोमीटर लेते हैं, तो भी अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका डिस्टेंस काफी कम, क्योंकि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। हम लोग बॉल को कितना हाइट से फेंक सकते हैं, मैक्सिमम 10 मीटर, 10 मीटर क्या 100 मीटर या 1 किलोमीटर बहुत होता है, 1000 मीटर, उससे ज्यादा क्या फेंकेंगे। या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं हम लोग बहुत हाइट से, ठीक है, तो भी अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका हाइट बहुत कम है, अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो रेडियस ऑफ द अर्थ को r ले लिए, एक मास को m ले लिए, अर्थ के मास को कैपिटल M ले लिए, और डिस्टेंस को ले लिया हम लोग, डिस्टेंस रेडियस। तो देखो सबसे पहले तो ये जानो कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, g mm बाई r स्क्वायर, क्योंकि अर्थ का मास m है, ब्लॉक का मास स्मॉल m है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब हम लोग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए। इसी a को हम लोग g लिखते हैं, इस बार a की जगह g लिखते हैं, इसी एक्सिस में हम लोग g लिख दिए, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स तो ये भी होगा, एक फोर्स तो ये भी होगा, मतलब अगर इसको हम लोग F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोलेंगे, दोनों फोर्स सिमिलर होगा, ब्लॉक पे एक नेट फोर्स mg भी लगेगा या फिर ma लगेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे 1 और 2 से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू g mm बाई r स्क्वायर,
तो यहाँ से ये स्मॉल स्मॉल m कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा स्मॉल g का या फिर एक्सीलरेशन का, जो भी बोलो, gm/r²। ठीक है ना, gm/r²। इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे इतना होगा, दूसरे किसी प्लैनेट पे इसका वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, ये बदलता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, बदलते रहता है हर प्लैनेट पे, हर प्लेस के साथ बदलते रहता है। तो ये हो जाएगा वैल्यू इसका। तो इस इक्वेशन पे गौर करो, ये g का वैल्यू इंडिपेंडेंट है किस पे, शेप पे, साइज पे और मास ऑफ द बॉडी पे। ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो g जो है वो इंडिपेंडेंट है ना, g इंडिपेंडेंट है। स्मॉल g का वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी से। जो छोटा बॉडी लिए थे हम लोग, शेप, साइज और क्या, और मास, और भी कुछ कुछ फैक्टर वेटीसी कर दिए ऑफ द बॉडी। बॉडी से मतलब स्मॉल m जो था बॉडी, उस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। बोलो समझ में आया यहाँ तक, बोलो हाँ ना कुछ। यस सर। अच्छा, इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ g, इसके वैल्यू को याद रखना है, बार बार फाइंड नहीं करना है। तुम लोग तो बहुत यूज किए हो, 9.8 को 10 लेते हैं हम लोग या 9.8 लेते हैं, तो वही उसका वैल्यू है अर्थ पे। ठीक है, मून पे बदल जाता है, जुपिटर पे बदल जाता है, हर एक प्लेनेट पे बदल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे लेते हैं हम लोग 6 टाइम कम हो जाएगा मून पे। मून पे ग्रेविटी बहुत कम है इसीलिए। मरकरी पे और कम हो जाएगा, विनस पे और कम हो जाएगा, अर्थ पे सबसे ज्यादा होता है, और सैटर्न पे भी अच्छा होता है। ठीक है, सैटर्न पे भी अच्छा होता है। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं वैल्यू इसका। तो क्या लिखेंगे, g की जगह gm/r², सारा वैल्यू हम लोग को पता है। g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, बहुत ज्यादा मास, हेवियर बॉडी है। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg ये अर्थ का मास होता है। और अर्थ का रेडियस जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, या फिर 6400 या 6.37, ऑलमोस्ट 6370 होता है, तो 64 उसको राउंड ऑफ लेते हैं हम लोग। तो 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर ये होता है इसका रेडियस, का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24। अर्थ का मास और रेडियस कैसे पता लगाया गया? अर्थ का मास और रेडियस कैसे पता चला था, वो सब एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से पता चला था, उसको यूज किया गया। रेडियस ऑफ द अर्थ को लिया जाता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, याद रखना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट किया गया लाइट ईयर की मदद से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्टर की मदद से कैलकुलेट किया हुआ था पहले से। और मास को लिया जाता है ऑलमोस्ट 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, ये दोनों लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन में। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को यूज करते हैं हम लोग। तो जब इन सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर, एक्चुअली होता है 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो जब इन सारे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय g का वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और राउंड ऑफ करके इसको हम लोग 10 लेते हैं कभी कभी कैलकुलेशन में, लेकिन इसी को तुम मानना, 10 नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, दिस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बात करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स का, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो, कि क्या बोलते हैं, मरकरी जो है ना, मर्क्यूरी का होता है 3.78, बहुत कम होता है जी का वैल्यू, मतलब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है। अगर हम लोग मून का बात करेंगे तो मून का बहुत कम होता है, 6 टाइम्स कम होता है, 1.67 होता है मून का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और अगर बात करेंगे हम लोग वीनस का, तो वीनस का होता है
ये 8.60 के आसपास। तो सारे प्लैनेट पे बदलता है वैल्यू, तो जी वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। अर्थ पे बस 9.8 होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स पे जी का वैल्यू बदलते रहेगा, कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कीप ऑन चेंजिंग, मतलब इट्स वेरी फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, और इट विल आल्सो वेरी फॉर एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। मतलब अगर हम लोग अर्थ से दूर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा, और अर्थ के अंदर आएंगे मतलब डेप्थ पे जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जी का जो वैल्यू है ये एक वेरिएबल वैल्यू है, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट, एंड इट इज आल्सो डिपेंड विद द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, एंड विद डेप्थ। तो एल्टीट्यूड डेप्थ का डेरिवेशन तो नहीं कराएंगे क्योंकि ये हायर लेवल का चीज है, हम लोग बस इतना बता देते हैं कि वैल्यू कैसे चेंज होता है। ठीक है, इतना बता देते हैं। तो इसको लिख लेना तुम अच्छे से। तुम लोग क्या लिखोगे? वेरिएशन ऑफ जी विद जी, मतलब वही एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, विद द डिस्टेंस। डिस्टेंस का तो वेरी करता है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये वैल्यू हम लोग लेते हैं, है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक, तो अगर अर्थ के सरफेस पे इसका वैल्यू हम लोग जी ले लिए, यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोग जी ले लिए एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो यहाँ पे ना ये घट जाएगा, ये जी डैश हो जाएगा, हाइट के साथ घट रहा है ये। ठीक है, ये अर्थ का मास हो गया m, अर्थ का रेडियस हो गया r। तो पहला जो कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ 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 एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइट जब घटेगा तो हाइट के साथ जो जी डैश का वैल्यू आता है वो आएगा जी डैश इक्वल टू जी, ये बस वैल्यू याद रख सकते हो, इसका कोई काम अभी नहीं है, -2h/r। ठीक है, ये वैल्यू आएगा जी का। मतलब तुम समझ लो, अगर जी का वैल्यू 9.8 था तो अब जी डैश तुम निकाल सकते हो। कैसे? अगर कितना हाइट ऊपर गए वो पता रहे, रेडियस ऑफ द अर्थ तुमको पता है 60 किलोमीटर होता है, स्मॉल जी का वैल्यू भी पता है, तो आराम से जी डैश निकाल सकते हो। तो ये वेरिएशन का रिजल्ट है, याद रखना। तो ये हम लोग क्लास 11th में इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, इसके डेरिवेशन को, क्लास 9 में नहीं। तो हम बस डेरिवेशन का रिजल्ट बता दिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आता है बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाद में तो इसको पढ़ोगे ही, पर अभी याद रखना कि इसको हम लोग बोलते हैं विद एल्टीट्यूड, और डेप्थ के साथ जो होता है ना, ये भी याद रखो नंबर 2 में। एक बार घर में रिवाइज करना इन सब चीजों को, तो भूल जाओगे। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ पे क्या वैल्यू आएगा, डेप्थ पे आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी 1 - h/r। ये आएगा डेप्थ के साथ। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ के साथ। तो इस चीज को भी याद रखना, इसे डेरिवेशन क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है ना, वैल्यू जी का 0 होता है। तो थर्ड पॉइंट में याद रखो, क्योंकि अगर रेडियस को हम 0 कर दें तो डेफिनेटली जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे मोशन ऑफ द प्लैनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। बस और क्या है, सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं इसमें। स्टीमिंग ऑफ रॉकेट और न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा, 3 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्लास में।
तो लोग देख सकते हो न्यूमेरिकल बना के आज। सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगा, जी डैश का वैल्यू जी 1 माइनस एच के जगह अगर हम लोग आर रख दे, मतलब डेप्थ पूरा हम लोग सेंटर पे चले गए, तो क्या हो जाएगा आर बाई आर। डेफिनेटली जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होता है, याद रखना, ठीक है, ये 0 होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बोलो समझ में आ गया, बताओ हाँ ना कुछ यस आ रहा है सर। आवाज? अच्छा आ रहा है ना, ठीक है। तो याद रखना हाइट के साथ चेंज होता है जी का वैल्यू, डेप्थ के साथ चेंज होता है जी का वैल्यू, और सेंटर पे जी का वैल्यू 0 होता है। सिर्फ सरफेस पे 9.8 हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इक्वेटर होता है, अर्थ के इक्वेटर पे और अर्थ के पोल पे 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, तो इसकी वजह से भी जी का वैल्यू चेंज होता है। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो अच्छे से 4th नंबर में। देखो अर्थ एक्चुअली स्फीयर तो है नहीं, अर्थ में इक्वेटर और पोल में इक्वेटर जितना है और पोल, ठीक है, उन दोनों में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंट लैटिट्यूड पे जी का डिफरेंट होता है। इक्वेटर पे जी मिनिमम होता है, ठीक है। एट इक्वेटर पे अगर हम बात करें, एट इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पे जी हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब जी का वैल्यू उस समय इक्वेटर में क्या हो जाएगा, 9.7 के आसपास होता है, 9.7803 के आसपास ये होता है इक्वेटर पे। और पोल पे होता है मैक्सिमम वैल्यू। एट पोल पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्योंकि पोल पे जिसका वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं वो होता है 9.8322 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल्स इज 21 किलोमीटर लेस होता है। इसको, इस बात को याद रखना। रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एट पोल at poles is 21 kilometer less than the equatorial radius. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल इज 21 किलोमीटर लेस देन द इक्वेटोरियल रेडियस। 21 किलोमीटर कम होता है इक्वेटोरियल रेडियस से, ठीक है। तो आज तो हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, टाइम हो गया हम लोग का पूरा। इसके अगले क्लास में हम लोग डिफरेंस देखेंगे स्मॉल जी कैपिटल जी पे, और बाकी का जो सिलेबस है उससे पूरा करेंगे ग्रेविटेशन में। इस बीच तुम लोग ये काम करना, किसी भी किताब से, मॉड्यूल से आज जहां तक पढ़ाए हैं बहुत सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। एक तो फोर्स का, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो इस सबको बनाओ, कहीं पे भी दिक्कत होगा पूछना, कुछ न्यूमेरिकल दिक्कत होगा पूछना, नहीं तो हम तो कराएंगे क्लास में, अगले क्लास से न्यूमेरिकल और, ठीक है। तो ये सब थ्योरी देख लेना अच्छे से। सर बोलो। सर अगर अर्थ का रेडियस चेंज होता है डिफरेंट जगह पे, तो फिर उसको न्यूमेरिकल बनाने समय 6400 किलोमीटर ही क्यों लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूनिफॉर्म स्फीयर मान के काम करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको होमोजेनियस स्फीयर मान के ही काम करते हैं, है ना। इसलिए तो बोल दिए थे पहले कि अर्थ इज कंसीडर्ड अ होमोजेनियस स्फीयर, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। एक्चुअली इक्वेटर और पोल में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो नॉट ए स्फीयर। स्फीयर होता तो रेडियस सेम होता, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, बट इट इज कंसीडर्ड स्फीयर ओनली। तो हम लोग एक एवरेज वैल्यू लेके काम करते हैं। बार बार हम लोग 64 को कैलकुलेट करने जाएं, 64 प्लस 21 किलोमीटर, तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 64 किलोमीटर में अगर 21 किलोमीटर ऐड कर दे तो बहुत बड़ा वैल्यू नहीं बदलेगा। 9.7 और एक जगह 9.8 आ रहा है, तो बहुत अंतर तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 64 लेके काम करते हैं, बट जनरली ऐसा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्रेविटेशन 1 बोल देते हैं, ताकि तुम लोग को ये सुविधा हो ढूंढने में, कभी पढ़ोगे तो, है ना। ग्रेविटेशन लेक्चर 1 लिख दिए। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में फिर इसका आगे देखते हैं। तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना पूरा। सर नेक्स्ट क्लास तो आपका नेक्स्ट वीक होगा ना? कब एग्जाम है तुम लोग का? सर नेक्स्ट वीक से ही है प्रोबेबली। तो हम सर को बोलना लगा देने के लिए क्लास, कभी संडे मतलब 2 क्लास या 1 क्लास बोलना लगा देने, 2 क्लास बोलना लगा देने इस वीक में हो पाता है तो। आज कौन सा डे है ऐसे? आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ना। तो सैटरडे संडे बोलना लगा देने के लिए, तो हम उस दिन 2 दिन में कवर कर देंगे पूरा टॉपिक। ठीक है, सर को बोल देना। टाइम टेबल में टाइम रहेगा? फिर सुबह तुम लोग टाइम रहता है क्या फर्स्ट हाफ में? बोलो। नहीं रहता फर्स्ट हाफ में टाइम, मतलब सैटरडे या संडे को? ठीक है, देखते हैं फिर उस पे। ठीक है, चलो यहीं तक।